नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले सप्ताह यानी कि 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक शेयर बाजार कैसा रहने वाला है। पिछले सप्ताह जब हमने चर्चा करी थी और सुभाष जी ने जो अपनी रेंज दी थी, तो आप सभी दर्शकों ने देखा होगा कि सुभाष जी की रेंज एग्ज़ैक्टली फिट बैठती है, जैसे उन्होंने दी थी। और निफ्टी फ्राइडे को जो बंद हुआ है 25,471 पर बंद हुआ और जबकि बैंक निफ्टी 60,186 पर बंद हुआ। लेकिन मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली है लगातार और आईटी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। इन सब पे क्यों असर पड़ रहा है? आईटी सेक्टर में लगातार गिरावट क्यों देखी जा रही है? और आगे कितने और लंबे समय तक हमें इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? निफ्टी की रेंज नेक्स्ट वीक क्या रहने वाली है? बैंक निफ्टी की रेंज क्या रहने वाली है? और मार्केट कब मजबूती पकड़ेगा? इस सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर जिस तरह से मार्केट ने पहले दिन बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिए, लेकिन उसके बाद मार्केट वहाँ पे रुक नहीं पाई और लगातार नीचे चली आ रही है। तो क्या अगले सप्ताह फिर से कोई हमें गिरावट देखने को मिलेगी या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, रिवर्स लेगा, गैप अप खुलेगा मार्केट, गैप डाउन होगा? इन सब विषय पे हम सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद रविंदर जी। सभी ज व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो फॉलो करते हैं। बिल्कुल और और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हर सप्ताह आते हैं और अपनी राय यहाँ पे रखते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपना विश्लेषण देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारा कार्यक्रम तो हमारा नहीं, बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए आपका कार्यक्रम है। लेकिन ठीक है। हमारे में फिर सभी लोग शामिल हो जाते हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो उसको हमारा कह लेते हैं। अच्छा सुभाष जी, आपका आई थिंक फ्रेम में ना जो आप देखेंगे नाम जो है वो आपके फेस पे आ रहा है, तो थोड़ा-सा ऊपर कर ये लीजिए। चलिए हाँ जी, अब ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। अब हाँ सुभाष जी। जी ये बताइए कि जो मार्केट पिछले सप्ताह इतना डाउन क्यों रहा? जबकि जब हमने यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी, 26,000 से ऊपर मार्केट गई भी थी, पहले दिन जो खुला था, गैप अप था बहुत भारी भरकम, लेकिन उसके बावजूद वो हुँ, रुका नहीं। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है आईटी सेक्टर में डिसरप्शन हुआ है। मतलब क्या इसका मतलब क्या है कि जी। देखिए, एक तो फेड ने उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे जो जॉब डाटा है वो स्ट्रॉन्ग आए हैं और यूएस का, और वहाँ पे अ, उम्मीद नहीं है कि फेड इमीडिएट इंटरेस्ट रेट डाउन करेगा। ठीक है? तो और एआई के अंदर ये है कि जैसे बहुत सारे कार्य है ना, जो लोग जैसे ये टीसीएस, इन्फोसिस हमारे, ये लोग कोई बाहर के लोग आउटसोर्स करते हैं और उसको सर्विस देते हैं। तो ये बहुत सारे कार्य एआई जो है वो कर देगी। जी। कोडिंग है ना? हाँ, वो कह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सारे जो है ना 6 महीने के बाद से एआई ही लिखने लग जाएगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की आवश्यकता नहीं रह हाँ, जाएगी। तो मतलब बहुत सारे ऐसा नहीं है, नहीं आवश्यकता रहेगी, लेकिन बहुत सारे कार्य तो इनको जो लोअर लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं 5 लाख से 30 लाख के बीच में, वो जी, जो नंबर्स में करते हैं, वो उनको ज़रूरत नहीं रहेगी और जो हैं वो आइडल हो जाएँगे और जी। ऐसी सर्विस का जो पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो हुँ, ये एक है ना रेवेन्यू हिट हो जाएगा, ये एक जी। उम्मीद की जा रही है। एग्जैक्ट एनालिसिस तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हुँ, जब कुछ चीज़ सेलिंग पे आती है तो कुछ एक्सेस कर देते हैं लोग। अभी जो जैसे आईटी सेक्टर में जितना नीचे आ चुका है, ये अब पी जो पहले 40 पे होती थी अभी 20-25 पे आ गई है। तो ये जी। वैल्यू बाइंग के हिसाब से इसमें इस सेक्टर में ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल नहीं बनती। कई लोग अब इसको ब्लैंक सेलिंग पर नहीं ले आए, तो इसमें ब्लैंक सेलिंग नहीं बनती, न्यूट्रल है और फंडामेंटल जो वैल्यू है जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, वो बाइंग भी की जा सकती है। तो आईटी सेक्टर में उसका प्रेशर की वजह से ये इंडेक्स हमारा डाउन रहा और मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से सेक्टर में क्या-क्या डाउन है और क्या-क्या ऊपर है। मतलब इवन जो है इसमें जेपी मॉर्गन ने कल कहा है कि ये प्लम्बर ऑफ द एनर्जी, ऑयल एंड गैस ये भी 2% जी, डाउन रहा और जी। मीडिया 5% ऊपर रहा, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस सेक्टर 3% ऊपर रहा पूरे वीक में, ऑटो सेक्टर हुँ, 2% ऊपर रहा, फार्मा 1% ऊपर रहा जी। और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% प्लस में रहा, मिड कैप हुँ, माइनस 0.4% रहा, लार्ज कैप 0.6% माइनस में रहा। निफ्टी पूरे वीक में 223 पॉइंट घटी
जो कि 0.86% बनती है, तो 25,471 पर बंद हुई। तो हम्म। सेक्टर वाइज तो ये डाटा मैंने दिया आपको। और एक आरएसआई होता है, ये भी बिलो 50 रहा। टेक्निकल को भी थोड़ा देख लें तो ये भी बिलो रिलेटिव 50 हो स्ट्रेंथ गया। इंडेक्स। हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना। जी। और इसी जो में सुभाष जी, मिक्स अभी एशियन कल कल एशियन जेपी मार्केट मॉर्गन, है। सुभाष जी मैं कह रहा था कि ये कल अभी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आईटी सेक्टर्स में एआई की वजह से, एआई के इम्पैक्ट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब एक टर्म दिया है कि प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड। हाँ, देखो ऐसा होता है कि अब ये आईटी इतना ज्यादा 8% घटा एक जी। वीक में। अब इतना ये, क्योंकि जब कोई सेलिंग आती है तो फिर वो हाइपर हो जाते हैं और पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जी। इतनी पैनिक वाली बात नहीं है जितना ये 8% घटा दिया। तो मतलब कहने का मतलब, अभी देखिए मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं कि कितना रेवेन्यू का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जी। ये है कि आज अब इसके अंदर वैल्यू बाइंग बनती है और सेलिंग, ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल नहीं बनती। आप इस नहीं समझ है तो न्यूट्रल रहे, लेकिन अब फर्दर सेलिंग नहीं बनती है। और दूसरी बात यह है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी स्टॉक मार्केट नीचे रहा। तो ये हम्म। एशियन का ग्लोबल क्यूज और ये सब चल ही रहा है। ईरान और अमेरिका का टेंशन है नहीं, और यूक्रेन रशिया का टेंशन चल रहा है। एफपीआई ने शुरू के 4 दिन परचेज किया, लेकिन फ्राइडे को उन्होंने 7,395 करोड़ का सेलिंग कर दी सेलिंग कर एफपीआई दी। ने। तो उनकी नेट में पूरे वीक में 4,019 करोड़ की सेलिंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 6,884 करोड़ की बाइंग है। हम्म। तो तो मतलब ओवरऑल फिर से एक तरह से उनका जो डेटा है सेलिंग वाला ही डेटा फिर प्लस हो गया। हाँ जी, मतलब शुरू के 4 दिन पे बाइंग रखी उन्होंने एफपीआई और की फ्राइडे को दोबारा बेच बाइंग दिया। रही है जी। जी। हाँ जी, लेकिन फ्राइडे को मोटी सेलिंग कर दी। और ये हम्म। जो S&P 500, नेस्डेक, डो जोन्स, ये पूरे वीक में 1. S&P 500 1.39% घटा है, नेस्डेक 2.1% घटा है, डो जोन्स 1.23% घटा है। और तो वहां के में वहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, वहां के आईटी स्टॉक से, और यहाँ इंडिया में बन गई। बिल्कुल। तो अब सुभाष जी, जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील हुई थी और जो उसका इम्पैक्ट हमने उस दिन देखा था सुबह, और उसके बाद हालांकि मतलब वो रुका नहीं, और उसके बावजूद भी जो है ना मार्केट लगातार नीचे जा रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या ये हम मान लें कि जो अभी डील पूरी तरह से कंक्रीट नहीं हो रही, पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हो रही, और जिस तरह से बहस चल रही है उस वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा उसको वेट एंड वॉच की उसमें रखे हुए है? देखिए रविंदर जी, बहुत पॉजिटिव है इंडिया और यूएस की डील, ट्रेड डील। जी। छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट है। बांग्लादेश ने वहां पे जाके, और यूएस से जो कॉटन परचेज करते हैं और उसका कोई गारमेंट बना के भेजते हैं, तो उस पर 0% ड्यूटी है नहीं। हम्म। हमारी क्लैरिटी अभी आई नहीं है। पीयूष गोयल का जो एस्टिमेट है कि हमें भी ये 0% ड्यूटी हो जाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमारा 18% है, उनका बांग्लादेश का 19% है, और बाकी हम्म। चाइना का 35% है, बाकी थाईलैंड, वियतनाम ये 20% है। जी। लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं कॉटन, क्योंकि बांग्लादेश अभी जो कॉटन इंपोर्ट करता है वो इंडिया से करता है। तो एक तो यदि वो यूएस से इंपोर्ट करेगा, तो यहाँ से जो इंपोर्ट करता था वो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। और हम्म। लेकिन यह है कि यूएस कॉटन महंगा होता है, इंडिया से महंगा जी। है। वो फ्री भी देगा तो भी महंगा है, लेकिन फिर भी अभी जो सेंटिमेंट उनकी तरफ से, ये हमारा कि भाई ये तो टेक्सटाइल में भी बेनिफिट नहीं हुआ थोड़े। क्या है कि रूमर जैसे चलती है ना वो, हालांकि पीयूष गोयल जी ने क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद भी मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर वीक रहा। इसी हम्म। प्रकार और अभी एग्रीमेंट, वो फाइनल एग्रीमेंट होने से फर्क पड़ेगा। और जैसे यूरोप के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, अभी तो 1 साल लग जाएगा इम्प्लीमेंट होने में। तो उसके रिजल्ट तो अभी कोई पॉजिटिव नहीं आए। और
जो हमारे थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट हैं उसमें कोई ट्रिगर नहीं था। बजट है वो लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों को जो लो हैंगिंग फ्रूट कोई समझ नहीं आ रहा, तो एसटीटी बढ़ गया है, ये नेगेटिव नजर आ रहा है, तो मार्केट में एक टोटल सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बन गया है नहीं, हम्म। इसलिए मार्केट नीचे रहा है। और कोई विशेष कारण नहीं है, बजट इज गुड। इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी बहुत बढ़िया है, यूएस से ट्रीटी है ये भी बहुत बढ़िया है। अपेरेंटली चीजें नजर आएगी ये, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए बहुत बढ़िया है। और इस साल 10 से 15% ग्रोथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि है नहीं, मैंने जैसे पीछे बताया था 2025 हमारा फ्लैट रहा है, 23-24 हमारा बहुत अच्छा ग्रो किया था, तो ये 26 ग्रो करना चाहिए। 26 ग्रो करना चाहिए। सुभाष जी, अभी जब हम यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात करते हैं, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई बांग्लादेश, वियतनाम और पाकिस्तान से के अगर कंपैरिजन में देखें तो हमें टैरिफ की वजह से जो 18% है, तो हमें कहीं ना कहीं एक एज मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अभी जो कल या परसों, कल की शायद न्यूज है ये, कि यूएस ने जो बांग्लादेश है उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको 0% टैरिफ कर दिया है, यानी कि टैरिफ फ्री एक्सेस उसको यूएसए में दे दिया है। तो अब क्या इसका इम्पैक्ट हमें नहीं पड़ेगा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? हाँ, मतलब क्योंकि वो जो 0% टैरिफ किया है, वो सिर्फ वो जो कॉटन वहां से यूएस से इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश, और वो उस पर जो गारमेंट बना के भेजेगा, अपैरल बना के भेजेगा, उसके ऊपर वो एग्जम्प्ट है। तो मतलब ये यानी कि जो पीयूष रॉ गोयल कह रहा है कि को वहां ये से इंपोर्ट करेगा, तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेगा और फिर उसको प्रोसेस करके अगर भेजता है तो फिर उस पे जीरो भेजेगा तो उस पर ड्यूटी तो रहेगी। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर ने यही कहा है कि हम भी यही कंडीशन ले लेंगे, लेकिन अभी हमारी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो क्लैरिटी जब आ जाएगी तो वो लोग विश्वास करेंगे। बिल्कुल अच्छा, ठीक। एक चीज और है, गोल्ड जी। ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ अगस्त में हम्म। 1 लाख करोड़ था इनका होल्डिंग ईटीएफ में, जी। वॉल्ट के अंदर। और जी। जनवरी के जो डाटा आया है उसमें 3 लाख करोड़ की होल्डिंग है ईटीएफ में। इसका क्या ओके। मतलब है कि लोग है ना ईटीएफ में गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं, तो वो उसकी तेजी को मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम्म। मतलब ऐसे इंडिया के अलावा और सारी कंट्रीज में यही चल रहा है, भेड़ चाल है। तो अभी गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड भी अभी 1,56,200 है, सिल्वर हालांकि 4.25 लाख से 2,44,999 आ गया है नहीं, जी। सिल्वर नीचे आया है, लेकिन गोल्ड अभी भी बहुत स्ट्रोंग बना हुआ है, ऊपर में एक लाख हम्म। पचासी हजार तक गया था मेरे ख्याल। लेकिन और क्रूड थोड़ा सा डाउन रहा है इस बार। क्रूड यूएस डॉलर वाला 62-81 का है, ब्रेंट 67-60 का है, जो 69 तक चला गया था। डॉलर जी। इंडेक्स 57.63 है। यूएस का 10 ईयर का जो 4.11 पे चल रहा था, 10 ईयर का बॉन्ड, वो 4.5 के ऊपर है, 4 4 रुपये 5 पैसा डॉलर। इंडिया का भी 6.76 तक चला गया था, 6.68 तक है, थोड़ा इस पर सॉफ्ट हुआ है। तो जी। हाँ जी। अब सुभाष जी, मुझे इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए, क्योंकि देखिए जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर है बड़ा पैनिक करता है, ठीक है, वो हाँ परेशान होता है, और पैनिक में बहुत सारे लोग आप जानते हैं बेच देते हैं डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा पैसा डूब जाए। ठीक है, 100 रुपए पे हाँ ली हुई चीज तो 40 रुपए में, 30 रुपए में, या मतलब 40 रुपए 30 रुपए कम में वो बेच के निकल जाते हैं, 30-40% जैसे ही मार्केट उनको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो वीक हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जब मार्केट में इस तरह का पैनिक आता है? उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि वो मार्केट में बने रहें, और क्या देख के उनको बने रहना चाहिए जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिले? देखो ऐसा है, शेयर मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होता है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है ना, अभी मैं एक मधु कोला की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 50 साल तक यदि आप 11,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में डालें 50 साल तक, तो वो 50 साल बाद 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आप 11,000 रुपए हम्म। पर मंथ 50 साल तक डाल दो, है ना, म्यूचुअल फंड में, तो इट जी। बिकम्स 100। हम्म। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी बढ़ती है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो अब जैसे पूरे 1 साल नहीं बढ़ी, जी। है ना, 23 में बढ़ी, 24 में बढ़ी, 25 में नहीं बढ़ी, 2-4-5% इक्विटी बढ़ी, 26 में भी कोई अभी स्टार्ट है, खैर थोड़ा तो बेटर है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी अपनी इसमें रिटर्न आती है। और
और फिर लॉन्ग टर्म भी आपने पूछा था कितने साल, ऐसे तो 5-10 साल हम बोलते हैं, लेकिन यू रिमेन इन्वेस्टेड एंड यू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, जैसे एसआईपी में 11,000 का 100 करोड़ हो गया 50 साल के अंदर, तो ऐसे 11,000 पर मंथ करें तो मैं मतलब ये इट विल गिव ट्रमेंडस रिटर्न। तो मतलब हम्म। कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट है, और कोई अदर इंस्ट्रूमेंट इतनी बढ़िया रिटर्न नहीं दे रहा, तो इसलिए घबराने की बात नहीं होती। आप प्रोवाइडेड यू शुड नॉट प्लेस स्पेकुलेशन, यू शुड इन्वेस्ट आउट ऑफ योर ओन मनी, यू शुड नॉट इन्वेस्ट आउट ऑफ योर बोरोड फंड्स। और शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको कहीं से आपने बोरो कर लिया और वापस करना पड़ गया और मार्केट नहीं चला, तो आपको नुकसान हो जाएगा। और यदि आपका अपना पैसा है तो यू कैन वेट एंड यू डोंट विड्रॉ इट, यू कंटिन्यूअसली यू रिमेन इन्वेस्टेड। जब नीचे आता है तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो मार्केट हम्म। में अच्छा मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुभाष जी। मैं तो खैर इसको ऐसे भी देखता हूँ कि अगर जैसे आपने कहा 50 साल, मैं कहता हूँ चलो 50 साल बाद क्या होता है, आदमी को मतलब वो 25 साल की उम्र से मान लीजिए जमा करना शुरू करेगा, तो मैं कहता हूँ अगर 25 साल की उम्र से भी जमा करना शुरू करता है, 30 साल तक के लिए करता है, यानी कि 25 और 30 55 साल का जब वो हो जाता है और 11,000 रुपए ही डालता है एसआईपी में, तो 30 साल के बाद उसको तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, 6 करोड़ 20 लाख रुपए। 15% की अच्छा, अगर हम रेट वो लगाते हैं, तो वो डिपेंड ठीक करता है। है कि कौन हाँ, में डाला है उसने पैसा और किस तरह से लेकिन चल रहा आप है। और दूसरे दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करके देखो तो जी। बहुत सिग्निफिकेंट फर्क रहेगा। हम्म। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी, नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट क्या लग रहा है, किधर इसका मूवमेंट किस तरफ रहेगा? अभी भी मतलब क्या जहां पे है वहां से और नीचे जा सकता है, या अब यहां से मार्केट रिवर्सल लेगा, या लगता है कि देखो 25,000 का वो अभी तोड़ के अभी वो है ना, नीचे की तरफ ट्रेड करेगा? अभी अभी कोई ज्यादा ट्रिगर नहीं है, तो 25,471 हमारा बंद हुआ था, तो नीचे में 25,100 और ऊपर में 26,000। जी। और निफ्टी बैंक 60,187 क्लोज हुआ है, तो नीचे हाँ, में 59,500 और ऊपर में 61,200। 61,200। पिछली बार आपने 61,100 दिया था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और निफ्टी क्या दिया आपने सुभाष जी, एक बार दोबारा बताइए? 25,100 से 26,000 तक। 25,100 से 26,000। हाँ जी। यानी कि 25 के नीचे हम जाने की इसकी कोई संभावना फिलहाल नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी, जो हम आईटी सेक्टर में जिस तरह से आपने कहा कि पैनिक सेलिंग अब बंद हो जानी चाहिए, बल्कि अब ये एक सही समय है कि इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, बाइंग बनती है। तो क्या वाक़ई में बाइंग बनती है? देखिए, सेलिंग तो नहीं बनती आईटी सेक्टर के जी। अंदर, और बाइंग आप नहीं भी करें कोई बात नहीं, लेकिन सेलिंग नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यू बाइंग बनती है, क्योंकि जो करेक्शन आनी थी एआई की डिस्ट्रप्शन की, वो ज़्यादा आ गई है, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। ओके, और तीसरी ओके। बात, रुपी जो है हमारा 90 रुपए 64 पैसे पे था 13 फरवरी को। 6 फरवरी को 90 रुपए 66 पैसा था, और रेंज जो रही है पूरे वीक में 90 रुपए 37 पैसे से 90 रुपए 78 पैसा। तो अभी थोड़ा सा रुपी स्टेबलाइज हो गया है, जो 92 रुपए तक चला गया था, तो अब 90 रुपए 64 पैसा है, तो स्टेबलाइज हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अभी और जो बैंकिंग सेक्टर है सुभाष जी, विशेषकर जो ये पीएसयू वाला बैंकिंग है, इसमें किस तरह की आप देख रहे हैं? देखो, एसबीआई के रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, एसबीआई स्ट्रोंग चल रहा है। बाकी पिछली वीक तो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक सारे घटे हैं, और हमारा ये वीक ही रहा है बैंकिंग सेक्टर पिछली वीक, है ना। तो बाकी तो यही है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करे रखें। पीएसयू बैंक मतलब वीक तो नहीं रहा, पीएसयू बैंक 3% बढ़ा है, फ्राइडे को जी, वीक रहा है। जी। पानी पी लीजिए, आई थिंक आपका गले में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हाँ, पॉल्यूशन का अच्छा। चक्कर है और जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो हो जाता है बोलते-बोलते कई बार ना। हुँ। और ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी क्या मजबूती दिखा रहा है? ऑटो ऑटो भी पिछले वीक में 2% ऊपर रहा है। तो वो सेक्टर में केमिकल, ऑटो, रियल एस्टेट, बैंकिंग, है ना? जी। ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओके।
कंज्यूमर, बट सुभाष इवन जी, कंज्यूमर जैसे आपने ड्यूरेबल्स, कहा ऑटो, डिफेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, ये फार्मा। सेक्टर स्ट्रांग लगे हैं। बट जो भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें कहने कि भाई जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो थोड़ा-सा वीक हो रहा है या उसकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो रही है क्योंकि चीज़ें महँगी बहुत हो गई हैं तो बायर इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको किस तरह से आप समझाएँगे? नहीं, मतलब टेम्परेरी तो अभी वीक है, इस टाइम तो वीक ठीक है, है। टेम्परेरी वीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेंथ है। मैं तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, है नहीं? जी। क्योंकि हर वीक तो आप कोई सेक्टर बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, हर वीक होता रहता है। अभी तो हुँ, डिमांड थोड़ी कम है, सबड्यूड डिमांड है रियल एस्टेट हुँ। की। राइट। अब सुभाष जी एक और रियल एस्टेट से जुड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया। आपने देखा है कि मतलब मॉल्स जो हैं किसी भी शहर के अंदर आजकल बहुत ही तेज़ी के साथ खुलते जा रहे हैं। अब इसमें ये देखने में आता है एक नया मॉल खुल रहा होता है तो पीछे से 1 या 2 बंद भी हो रहे होते हैं या कम चल रहे होते हैं और आने वाले समय में वो हल्के पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक सैचुरेशन नहीं आ जाता है कि भई एक ही बंदा कितने मॉल्स में जाएगा शॉपिंग करने के लिए? सेम शोरूम है, सेम आपके सारे आउटलेट हैं, तो इसको आगे भविष्य में मॉल्स का क्या आप देखते हैं आउटलुक? देखो, जो जो नए मॉल बन रहे हैं, वो बहुत हाई टेक बन रहे हैं, जी। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो जो पुराने मॉल्स हैं, वो लोग बंद करके और उसको ऑफ़िस में कन्वर्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं उसका। क्योंकि ऑफ़िस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो वो ऑफ़िस में यूज़ हुँ, हो जाते हैं और या उनके रेंट सस्ते होके वो सस्ते में आ जाते हैं। और जो मॉडर्न है, जो वो तो बेटर होता ही है। बाकी कंज़्यूमर की जो फैंसी है, ड्यूरेबल है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कंज़्यूमर की डिमांड बढ़ रही है, पैसा मिडल मिडल इनकम ग्रुप में आ रहा है। जैसे जीएसटी रैशनलाइज़ेशन हुआ है और ये आईटी का थोड़ा-सा रिलैक्सेशन रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। तो इससे मिडल इनकम ग्रुप के पास इनकम आ रही है। तो ये सब ओके। नए मॉल तेज़ी से चल रहे हैं और फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। और हालाँकि ऑनलाइन भी आपको पता ही है, ये इनका भी फुटफॉल लोग बहुत परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये भी हुँ। इसका भी। हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन भी वो चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब ऐसे समय में सुभाष जी कि फिर अगर जब आपने ये वाली बात छेड़ दी है कि ऑनलाइन कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है शॉपिंग का, तो ऐसे कंडीशन में मॉल्स की आने वाले समय में अगर जिस तरह से हम 10 साल बाद बात करें या 5 साल बाद बात करें, तो उनका क्या एक्जिस्टेंस रह जाएगा? हो सकता है मतलब हमारे और आप जैसे लोग जब तक फिज़िकली कोई चीज़ देख ना लें, तब तक वो बाय नहीं करते हैं, लेकिन आजकल जो जेन ज़ी है या जो यंगस्टर्स हैं, वो ऑनलाइन मंगाते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद वो भी कहते हैं कि अच्छा पसंद नहीं आएगा तो रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, रिफंड कर देंगे, तो ये भी कल्चर चल रहा है। तो इसको आने वाले समय में आप कितना कॉम्पिटिशन देखते हैं मॉल्स के लिए, फिजिकल बाइंग के देखिए, लिए? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डे बाय डे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो विशेष आइटम हैं, जो स्टैंडर्डाइज आइटम है, उनमें तो आप मॉल के अंदर नहीं मिलेंगे। जो आपके फैशन वाले हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं, जिनको आप देख कर, फील करके, टच करके महसूस करते हैं, वो उनमें फुटफॉल बढ़ेगा। और ऐसे मॉल जहाँ अंडर वन रूफ सारे फैसिलिटीज हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाएंगे और शॉपिंग भी करके आएंगे। तो कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्कुल, चेंज हो। एंटरटेनमेंट के लिए जाएँगे और खाने के लिए जाएँगे। मुझे लगता है खाने का हाँ कभी जी, भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आने वाला है ऑनलाइन। हाँ, वो तो मतलब फिजिकल आप जाके एंजॉय करते हो। भाई जी। खाना भी मंगवा सकते हो घर पे, लेकिन वो हम मंगवा सकते हैं बट अगेन वो मंगवाने जो में और एक्सपीरियंस करना फर्क है है। ना। हाँ, मतलब घर पे तो सिर्फ़ आप जो है टेस्ट के लिए या पेट भरने के लिए मँगवा सकते हैं, बट एक लीज़र के लिए जो आप बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, वो आपको घर से बाहर निकल के जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे मॉल्स जो है ना आगे चलेंगे। तो सुभाष जी यानी कि आने वाला जो क वीक है कोई बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और ना नहीं, बहुत अभी ज़्यादा कोई कोई मंदी देखने तेजी या को मिल रही मंदी ज्यादा नहीं है। हाँ, ओके, क्योंकि ठीक है। अच्छा 25,000 सुभाष के जी एक ऊपर लास्ट जैसे क्वेश्चन जी, हाँ, बोलिए कुछ कह रहे हैं सुभाष जी? 25,000 के आसपास तो वैल्यू बाइंग बन रही है और वैल्यू 26,000 बाइंग पर हो रहा है, सेलिंग बिल्कुल। बन रही है। तो जी। रेंज बाउंड रहना पड़ेगा मार्केट को। जी, रेंज बाउंड रहना। अब सुभाष जी मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा हूँ लास्ट आपसे क्वेश्चन आज के लिए कि ऐसे क्या ट्रिगर्स एक्सपेक्टेड हैं जिससे मार्केट में तेज़ी आ सकती है?
और ऐसे क्या ट्रिगर्स एक्सपेक्टेड हैं या ऐसे आ जाएं जिसकी वजह से मार्केट 25,000 से नीचे चला जाए? देखिए, कॉर्पोरेट रिजल्ट हमारे जो हैं, ये बेटर आएँगे और मतलब ये जैसे ट्रीटी वगैरह हुई है और गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, धीरे-धीरे फंडामेंटल बेटर होते जा रहे हैं और कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे ये सारी एग्रीमेंट्स। तो ये आने वाला टाइम पॉजिटिव है और ये साल आप देख लेना, शेयर मार्केट में अच्छी रिटर्न देगा। इन्वेस्टर को, जो पिछले साल मायूस हो गए थे, वो अब रिटर्न देंगे। एफपीआई भी एफपीआई का एक ट्रिगर अच्छा माना जाएगा, यदि एफपीआई की नेट में बाइंग रहती है, क्योंकि ये इन एफटीए एग्रीमेंट के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एफपीआई की बाइंग थी, फ्राइडे को सेलिंग हुई है। वो बिकॉज़ ऑफ आईटी स्टॉक्स की वजह से हुई है। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा आईटी में सेलिंग नहीं है, तो ये धीरे-धीरे आप इनमें मैं एफपीआई की बाइंग देखेंगे और क्वार्टरली रिजल्ट्स अब मार्च के बाद ही क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होंगे, तब हमें देखने को मिलेगा कि भी ठीक है, कुछ बेटर रिफ्लेक्शन आ रहा है और ज़्यादा बेटर तो देखो मार्च क्वार्टर तक ये आप जीएसटी का जो रैशनलाइज़ेशन हुआ था, उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ हुआ है, इसका तो जनवरी, फरवरी, मार्च में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रैक्टिकली। अप्रैल, मई, जून बिल्कुल। उसमें आना और और जैसे यूरोप सुभाष जी आपने जी, और जैसे आपने कहा आईटी का, तो मैंने नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया कि जो फ्राइडे को आई थिंक सेकंड हाफ में आईटी में सेलिंग रुक गई थी। क्योंकि मार्केट ने वहां से कुछ थोड़ा-सा जैसे बहुत नीचे एंट्री है जाके फिर थोड़ा-सा में बढ़े। क्लोजिंग के अंदर बल्कि बहुत नीचे से थोड़ा-सा बेटर हुआ था। जी, जी। हाँ, मतलब लेकिन वो नेट में गिरा वापस रिवर्स हुआ था, बढ़े से मतलब मेरा रिवर्स रिवर्स हुआ था। जी, तो सुभाष जी एक बार दर्शकों के लिए मैं रेंज दोबारा से बता देता हूँ। निफ्टी आपने हाँ जी। 25,100 से लेके 26,000 की रेंज दी है कि ये निफ्टी यहाँ की ट्रेड कर सकता है, और बैंक निफ्टी 59,500 से लेके 61,200 की आपने रेंज दी है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में जब सुभाष जी रेंज देते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस एजुकेशनल होता है, ताकि आप मार्केट को समझें, प्रेडिक्शन को समझें कि किस तरह से प्रेडिक्शन की जाती है, कौन-कौन सी चीज़ों को देखा जाता है और मार्केट के उसी अनुसार से, ताकि आप मार्केट में पैनिक ना करें। लेकिन कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, आप तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही आप कोई भी ट्रेड करें या कोई भी इन्वेस्ट करें। सुभाष जी, एक गुजारिश मैं आपसे और करना चाहता हूँ, जैसे आपकी कंपनी है एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ये हर उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में काम करती है, कैपिटल ग्रोथ में काम करती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम आपसे ऐसा कुछ सुन सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, हर हफ्ते किसी एक अच्छे इन्वेस्टर की कोई आप एक स्टोरी बताएँ, उसकी सक्सेस स्टोरी बताएँ? कि भाई किसी ने अगर आपके पास 20 साल पहले शुरू किया था, 10 साल पहले, तो उसकी क्या ग्रोथ ओवरऑल रही है। तो मुझे लगता देखो है इससे ऐसा है दर्शकों को भी थोड़ा-सा प्रेरणा अ, मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। मतलब मैं बगैर नाम लिए तो बता सकता हूँ। हाँ, बगैर नाम लिए, क्योंकि नाम बिल्कुल लेके नाम लेके तो बताना बताना वो चाहिए। मैं जी, जी, जी। नहीं, नहीं, ये तो कंप्लायंस के बिना नाम लिए, एग्ज़ैक्टली बिना नाम लिए। चलिए, बता ठीक है दीजिए। सुभाष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी आपने समय बहुत-बहुत दिया शुक्रिया और दर्शकों रविंदर को जी। बताया, और हमारे नहीं, दर्शकों का क्योंकि भी आप धन्यवाद। मेरी मेहनत है तो आपकी भी साथ में मेहनत पड़ती है, क्योंकि ये मैं कंसिस्टेंसी तभी हो सकता है जब दोनों हम इसको सीरियसली लें। क्योंकि आपके बिल्कुल, पास भी बहुत काम है, मेरे पास भी बहुत काम है, टाइम नहीं होता और उसको मैच करना दोनों टॉप प्रायोरिटी देते हैं इसको तभी जाके बात बनती है। तो बिल्कुल। आपका भी और बहुत धन्यवाद, व्यूअर्स का भी तब बहुत-बहुत धन्यवाद। तभी तभी कहते हैं वो सुभाष जी, फॉलो टीम करते वर्क हैं तो प्लेस। हमारा भी एनकरेजमेंट रहता है, आपका भी एनकरेजमेंट रहता है। जी, तो यही चलता है। चलिए। धन्यवाद ठीक सुभाष है जी। जी, धन्यवाद नमस्कार। जी, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।